बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर क्विक रिवीजन सेशन। और आज के सेशन का एजेंडा है कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पर्टेनिंग टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से पर्टेनिंग अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। देखिए, आज के तारीख में या आने वाली अटैम्प्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे आइसोलेशन पे कोई सवाल आए। ऑब्वियसली IAS 8 के साथ मिलकर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एरर्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के स्टैंडर्ड के साथ मिलकर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा। तो हम IAS 8 को तो सेपरेटली डिटेल में रिवाइज करेंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा सा हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, इक्विटी के कंपोनेंट्स को समझते हैं और किस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी काम करती है, उनको पहले हम क्विकली रिवाइज कर लें। उसके बाद हम IAS 8 दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और करेक्शन ऑफ अकाउंटिंग एरर, इनको हम क्विकली कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 5 तरह की स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। सेकंड इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में भी इटसेल्फ 2 सब स्टेटमेंट्स होती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इन दोनों को मिलाकर स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है। तीसरा है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो हमारे आज के सेशन का एजेंडा है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। और लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, इन 5 स्टेटमेंट्स में से हर स्टेटमेंट का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट हमें ईयर एंड पे, बैलेंस शीट हमें अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी की पोजीशन बताता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के ईयर एंड पे कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी इक्विटी है। ये बात हमें बैलेंस शीट बता रही होती है। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो यह हमें कंपनी के पूरे साल के या पूरे जो भी हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है उसकी पूरे साल की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई, कितना एक्सपेंसेस कमाए, कितना रेवेन्यू अर्न किया, कितनी डिफरेंट तरह की इनकम्स और एक्सपेंसेस किए। इन शॉर्ट पूरे साल में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही, ये सारी बातें हमें स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पता चलती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस हमें कैश फ्लोस की पोजीशन बताता है कि साल के शुरू में कंपनी का क्या कैश था, कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट किया या कितना कैश फ्लो बर्न किया, और साल के आखिर में कैश फ्लोस की क्या पोजीशन है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं स्टेटमेंट की डिटेलिंग प्रोवाइड करता है। एट टाइम्स हमें एसेट्स की मूवमेंट देखनी हो, लायबिलिटीज़ की मूवमेंट देखनी हो, एक्सपेंसेस और इनकम का ब्रेकअप वगैरह देखना हो, उनके नेचर के बारे में, उनकी डिटेल वगैरह के बारे में जानना हो, तो यहाँ पर हमारे पास जितनी चीज़ें आ रही होती है उनका जो डिटेल ब्रेकअप है, डिटेल मूवमेंट है, उनकी जो डिस्क्लोजर्स वगैरह हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करूँ तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नाम से ही समझ आता है कि ये स्टेटमेंट बेसिकली आपको ये बताएगी कि जो हमारी इक्विटी का बैलेंस है ना, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। पूरे साल में किन किन रीजंस की वजह से इक्विटी में इंक्रीज़ आया, पूरे साल में किन किन रीज़न की वजह से इक्विटी में डिक्रीज़ आया, साल के शुरू में इक्विटी के क्या बैलेंसेस थे, साल के आखिर में इक्विटी के क्या बैलेंसेस थे, और हम एक पूरी मूवमेंट बना रहे होंगे जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कह रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्ट्रक्चर है। जनरली अगर आप 2 कॉलम में ये बैलेंस शीट बना रहे हो तो एक तरफ आपके पास एसेट्स आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपके पास इक्विटी और लायबिलिटीज़ आ रही होती हैं। एसेट्स को फिर हम डिवाइड करते हैं बिटवीन दी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारे पास इक्विटी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लायबिलिटीज़ आ रही होती हैं। लायबिलिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ में, और जो भी टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज़ का नंबर होगा वो आपके टोटल एसेट्स से मैच कर रहा होगा। अब इक्विटी में देखें यहाँ पर क्या क्या लिखा है। सर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व्स, ये कुछ बेसिक या मोस्ट कॉमनली यूज कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि शेयर डिस्काउंट आ रहा हो सकता है कोई और नाम से कोई स्पेसिफिक रिजर्व वगैरह हो। तो इक्विटी के अंदर हमारे पास ये तो कॉमनली यूज आइटम्स हैं, कॉमनली यूज कंपोनेंट्स हैं, लेकिन और भी कंपोनेंट्स आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आ रहा है। जनरली हमारा रेवेन्यू के नंबर से स्टार्ट होता है, फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस को एड लेस करते हैं तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर पे पहुंचते हैं। टैक्स को माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आ जाता है। फिर
अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर कोई रिवैल्यूएशन गेन वगैरह है या कोई और एडजस्टमेंट है जो कि हमने OCI में रिकॉर्ड की है, तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं। और फाइनली हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नंबर बन रहा होता है। अब जो हमारा एजेंडा है आज के सेशन का वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखिए, आपके पास बैलेंस शीट पे इक्विटी के जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 कंपोनेंट्स आ रहे हैं: शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और जनरल रिजर्व। और इन पांचों कंपोनेंट्स का करंट ईयर का बैलेंस भी आ रहा है, इन पांचों कंपोनेंट्स का लास्ट ईयर का बैलेंस भी आ रहा है। ये जो नंबर्स हैं ना, जो आपकी बैलेंस शीट पे ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहे हैं, ये आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से मैच होंगे, क्रॉस रिकनसाइल होंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम ये बताते हैं कि साल के शुरू में इन इक्विटी के कंपोनेंट्स के क्या बैलेंसेस थे, साल के शुरू में इन इक्विटी के कंपोनेंट्स के क्या बैलेंसेस थे, ये हमारे लास्ट ईयर के बैलेंसेस से मैच करेंगे। फिर हम इसकी पूरी एक मूवमेंट एक्सप्लेन करेंगे जिसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। और फिर हमारे पास साल के आखिर में बैलेंस आ जाएगा कि इक्विटी के साल के आखिर में क्या नंबर्स हैं। ये जो क्लोजिंग नंबर्स हैं ये हमारी बैलेंस शीट पे करंट ईयर के नंबर से मैच कर रहे होंगे। तो ओपनिंग नंबर्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की मूवमेंट में ओपनिंग, और ये जो करंट ईयर के नंबर्स हैं ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की मूवमेंट में क्लोजिंग नंबर से क्रॉस टाई करेंगे, क्रॉस मैच कर रहे होंगे। अब देखिए, चेंजेस इन इक्विटी लॉजिकली आपने सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इक्विटी को बढ़ाती है या इक्विटी को कम कर रही होती है। सर, अगर शेयर होल्डर्स बिजनेस में एडिशनल पैसा लेकर आ रहे हैं, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो इक्विटी इंक्रीज हो रही होगी। अगर शेयर होल्डर्स का बिजनेस यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इनकम कमा रही है, तो इससे शेयर होल्डर्स की इक्विटी इंक्रीज हो रही होगी। अगर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो डिविडेंड का मतलब है कि शेयर होल्डर्स प्रॉफिट का कुछ हिस्सा घर लेकर जा रहे हैं, इक्विटी से कम हो रही होगी। तो यही सारी चीज़ आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास डिविडेंड का नंबर आ रहा है, राइट शेयर्स के इशुएंस का नंबर आ रहा है, राइट शेयर्स से पर्टेनिंग ट्रांजिशन कॉस्ट का नंबर आ रहा है, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड आ रहा है, फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रहा है, कुछ हमारे पास रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स वगैरह होंगी, कुछ हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड वगैरह दे रहे होंगे। तो ये सारे मोटे मोटे लाइन आइटम्स हैं जो कि आपको जनरली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इक्विटी के कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि इक्विटी के कंपोनेंट्स में आपको शेयर कैपिटल देखने को मिलेगा, शेयर प्रीमियम देखने को मिलेगा, रिटेन अर्निंग देखने को मिलेगा। ये तो बेयर मिनिमम है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकता है, जनरल रिजर्व्स हो सकते हैं, अदर रिजर्व्स हो सकते हैं, शेयर डिस्काउंट भी हो सकता है। तो ये सब हमारे इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल एक तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अच्छा, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं ना, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी नहीं होती, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी नहीं होती, ये लायबिलिटी होती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर नहीं आएगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होता है, और ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रहा होगा। अगर हमारी कंपनी ने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो जिस तरह से आपके पास ये अलग अलग कॉलम बने हुए ना, इसमें से एक कॉलम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी नजर आ रहा होगा। फिर हमारे पास, जैसे मैंने रिजर्व्स की बात की, तो रिजर्व्स की एक क्लासिफिकेशन हो सकती है कि रिजर्व्स को आप नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स में क्लासीफाई करें। फॉर एग्जांपल, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स की एग्जांपल्स हैं। इन जगहों से, शेयर प्रीमियम से या रिवैल्यूएशन सरप्लस से जनरली कंपनी कैश डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर नहीं कर सकती। और जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं, चाहे वो रिटेन अर्निंग्स हो, जनरल रिजर्व्स हो या अदर रिजर्व्स वगैरह हो, यहाँ से जनरली कंपनी कैश डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर पा रही होती है। तो कैपिटल रिजर्व्स को कैसे डिफाइन किया कि कैपिटल रिजर्व्स आर रिजर्व्स दैट आर नॉट रिगार्डेड फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की बात करूं। देखिए, एक तो जनरली कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, कंपनी के शेयर कैपिटल हासिल कर लिए। अब बिजनेस जो भी प्रॉफिट करेगी, जो भी एक्सपेंसेस माइनस करके बाद नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, वो आपकी झोली में आ रहा होगा, वो आपके हिस्से में आ रहा होगा। यू आर दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एक कैटेगरी होती है शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
अब प्रेफरेंस शेयर की मैंने क्लासिफिकेशन तो पता है कि ये इररिडीमेबल भी हो सकता है, रिडीमेबल भी हो सकता है। अगर इररिडीमेबल है तो ये इक्विटी है, लेकिन अगर रिडीमेबल है तो फिर ये इक्विटी नहीं है, ये लायबिलिटी है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में और ऑर्डिनरी शेयर में फ़र्क क्या है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर नाम से ही समझ आ रहा है कि इनकी प्रेफरेंस होगी ओवर दी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना, तो पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो इनको डिविडेंड दिया जाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, फिर इनके डिविडेंड की बारी आएगी, तभी तो इसको प्रेफरेंस शेयर कहा गया है। इसी तरह अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो कंपनी के जो भी एसेट्स बचे कुचे रह जाएंगे, पहले इनको इनके कैपिटल का पैसा वापस किया जाएगा, फिर इनका नंबर आ रहा होगा, तभी इसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह रहे होते हैं। अब हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा हो कि सर फिर लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे, लोग यही ना खरीद लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पर रिटर्न जनरली फिक्स कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर आपको 10% का डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न को फिक्स नहीं किया जाता था, जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, फिर वो चाहे 2% हो, 20% हो या 200% हो, वो सब कुछ इनकी झोली में आ रहा होता है। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। फिर शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट की हम बात कर रहे होंगे। देखिए, जनरली ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पार वैल्यू का। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में शेयर्स की फेस वैल्यू पार वैल्यू 10 रुपये होती है। पाकिस्तान में शेयर्स की पार वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये होती है, और ये पाकिस्तान में, दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग पार वैल्यू होती है। हो सकता है कि यूएस में $1 हो या $10 हो या 10 सेंट हो, यूके में 1 पाउंड हो, 10 पाउंड हो, 10 सेंट हो, 50 सेंट हो। पार वैल्यू की हद तक जब आप शेयर्स इशू करते हो पार वैल्यू पे, तो आपके पास कैश एंड बैंक डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जब हम पार वैल्यू से ज़्यादा या पार वैल्यू से कम पे शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट ट्रिगर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में शेयर्स की पार वैल्यू 10 रुपये, कंपनी ने 12 रुपये पे शेयर्स इशू किए, तो 10 रुपये तो शेयर कैपिटल में जाएंगे, लेकिन जो एक्सेस 2 रुपये है वो शेयर प्रीमियम में चले जाएंगे। या लेट से कंपनी ने 7 रुपये का शेयर इशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो 10 रुपये से ही क्रेडिट होगा, लेकिन जो 3 रुपये कम हमारे पास आए वो हम शेयर डिस्काउंट के अंदर डेबिट कर रहे होंगे। तो शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट पे हमें सेपरेटली अलग से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई अलग से कंपोनेंट्स नहीं है। बस जब आप पार वैल्यू से ओवर एंड अबव प्राइस पे शेयर्स इशू करते हो, तो अगर ओवर प्राइस पे इशू किया तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा होगा, अगर अंडर प्राइस से पार वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर्स इशू किया तो फिर हमारे पास शेयर डिस्काउंट डेबिट हो रहा होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में तो मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग IAS 16 में मुझसे ज़्यादा बेहतर रिवैल्यूएशन सरप्लस को समझ कर आएँ कि जब भी हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल हिस्टोरिकल कॉस्ट से ऊपर रिवैल्यू करते हैं, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो रहा होता है। फिर जैसे जैसे वो रिवैल्यूड एसेट हमारा डेप्रिशिएट होता है या हम रिवैल्यूड एसेट को बेच दें, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। रिजर्व्स की मैंने बात की। जो भी कंपनी का प्रॉफिट रिटेन कर लिया जाता है, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसे हम रिटेन अर्निंग्स कह रहे होते हैं। हो सकता है कंपनी रिटेन अर्निंग्स के अलावा कोई जनरल रिजर्व या कोई और नाम से रिजर्व मेंटेन कर रही हो, और हर साल रिटेन अर्निंग से एक अमाउंट उठाकर अपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रही हो कि भाई हम अपने पास एक गल्ला क्रिएट कर रहे हैं कि हमें कभी ज़रूरत पड़ सकती है इस गल्ले की किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो फॉरेन करेंसी रिजर्व हो, बिल्डिंग के लिए रिजर्व बनाया जाए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए रिजर्व बनाया जाए, वो किसी भी पर्पज़ के लिए रिजर्व हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब हम शेयर्स को पार वैल्यू पे इशू करते हैं, 10 रुपये की पार वैल्यू 10 रुपये पे शेयर्स इशू कर दिया, तो कैश एंड बैंक डेबिट हो रहा होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा। अगर 10 रुपये की पार वैल्यू आपने 12 रुपये पे शेयर्स इशू कर दिया, तो कैश एंड बैंक 12 से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल 10 से क्रेडिट होगा, और 2 रुपये एक्सेस शेयर प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह 10 रुपये की पार वैल्यू है, हमने 7 रुपये का शेयर इशू कर दिया, तो कैश एंड बैंक 7 रुपये से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल 7 रुपये से मैं रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ पार वैल्यू है 10 रुपये, हमने 7 रुपये का शेयर इशू कर दिया, तो कैश एंड बैंक डेबिट होगा 7 रुपये से, क्योंकि हमारे पास 7 रुपये आए। शेयर कैपिटल को हम 10 रुपये से ही क्रेडिट करे होंगे, शेयर कैपिटल को हम पार वैल्यू पे ही क्रेडिट करेंगे। अब जो हमारे पास पैसे कम आए ना, 3 रुपये हमारे पास कम आए, तो डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। तो हमारे पास अगर शेयर प्रीमियम है तो हम शेयर प्रीमियम को ख़त्म कर देंगे, अगर रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे, या फिर शेयर डिस्काउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे। तो अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देना, अगर शेयर प्रीमियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज रिटेन अर्निंग को भी डेबिट कर सकते हैं, अदरवाइज शेयर डिस्काउंट को भी डेबिट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर ना स्टैरिक बनाकर हमने ट्रांजिशन कॉस्ट के बारे में कुछ लिखा है,
देखिए अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, चाहे फिर वो राइट शेयर्स हो, चाहे वो शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाए या डिस्काउंट पे इशू किया जाए, अगर शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड आप कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करते हो, कोई इशुएंस कॉस्ट इनकर करते हो, तो इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, इस शेयर इशुएंस कॉस्ट को हम पीएनएल में एक्सपेंस आउट नहीं करते। इसे हम पीएनएल में एक्सपेंस आउट नहीं करते, इसे हम शेयर प्रीमियम से या रिटेन अर्निंग से ही एडजस्ट कर देते हैं। इसे हम शेयर प्रीमियम से या रिटेन अर्निंग से ही एडजस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि 12 रुपये का आपने शेयर इशू किया, 0.5 रुपये की 8 आने की आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी, तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है आप अपने पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्रेडिट कर रहे होंगे। अगर शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें, अदरवाइज रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन शेयर्स इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। यूजुअली शेयर प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एंड रिटेन अर्निंग्स आर डेबिटेड ओनली इफ देयर इज नो बैलेंस और नॉट इनफ बैलेंस इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को या तो शेयर प्रीमियम अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, और अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो फिर हम रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर रहे होंगे। अब मैं शेयर्स की अलग एंट्री बनाऊं और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की अलग एंट्री बनाऊं, मर्जी है। मैं एक ही कंबाइन एंट्री बना दूं, इनको मिलाकर, मर्जी है। जनरली जब मैंने क्लास में ये सवाल सॉल्व करवाए होंगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मैंने एक ही एंट्री में इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा। मैंने कहा ये दिखा होगा, देखो कि नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपके पास कितने पैसे आए, नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करके आपके पास नेट पैसे कितने आए, पार वैल्यू पे शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो, जो भी बैलेंसिंग है वो शेयर प्रीमियम में क्रेडिट कर दो। तो आप इनकी अलग अलग एंट्रीज भी बना सकते हैं और चाहें तो इन एंट्रीज को कंबाइन करके सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है, लेकिन बदले में कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा होता, तो इसको हम बोनस शेयर्स या बोनस इशू कह सकते हैं, या इशू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन कह सकते हैं। जनरली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड देना चाहे कैश डिविडेंड दे दे, बोनस डिविडेंड देना चाहे बोनस डिविडेंड दे दे। अब बोनस शेयर्स या बोनस डिविडेंड के केस में होगा क्या, सर हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे होंगे क्योंकि हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, और अगर तो बोनस शेयर्स एज अ डिविडेंड दिए जा रहे हैं, तो फिर हम रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर रहे होंगे। अगर तो बोनस शेयर्स एज अ डिविडेंड दिए जाए तो फिर हम रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर रहे होंगे। और अगर बोनस शेयर्स एज अ डिविडेंड नहीं, बस कंपनी ने वैसे ही बोनस शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो इस केस में हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे। इस केस में हम पहले शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, बोनस शेयर्स के केस में क्या होगा कि शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा होगा। अगर कंपनी ने ये बोनस शेयर्स एज अ डिविडेंड इशू किए हैं तो रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड वगैरह इशू नहीं किया, बस बोनस शेयर्स इशू कर दिया, आपको एग्जामिनर कहता है कि हमने बोनस शेयर्स इशू किए, डिविडेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, तो पहले आप शेयर प्रीमियम को डेबिट करोगे, जब शेयर प्रीमियम का बैलेंस खत्म हो जाए फिर आप रिटेन अर्निंग को डेबिट कर रहे होगे। ये बात मैंने यहीं पे लिखी है, बल्कि ठीक हो गया। इसके बाद फिर इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कि ड्यूरिंग द ईयर ही डिक्लेयर हो जाता है, ड्यूरिंग द ईयर ही पे हो जाता है, तो इसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। फाइनल डिविडेंड ये होता है कि जो एक साल खत्म होने के बाद अगले साल में डिक्लेयर होता है, अगले साल में पे हो रहा होता है। अब जनरली आप देखोगे कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी इस एग्जाम्पल में जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, ये कब से कब तक की है, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। हम ये किस साल की बना रहे हैं, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। तो जो पिछले साल का 2021 का फाइनल डिविडेंड होगा ना, वो 2022 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगा। जो लास्ट ईयर 2021 है उसका जो फाइनल डिविडेंड है वो कब डिक्लेयर होगा, कब पे होगा, सर करंट ईयर 2022 में, तो वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। और 2022 का जो इंटरिम डिविडेंड है वो आपको 2022 में ही नजर आएगा। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं किसी भी साल की, तो इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको पिछले साल का फाइनल डिविडेंड और इस साल का इंटरिम डिविडेंड नजर आएगा। इस साल का फाइनल डिविडेंड आपको अगले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगा। और डिविडेंड की एंट्रीज हम जानते हैं, अगर आप कैश डिविडेंड पे कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश एंड बैंक या डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर देंगे। अगर आप बोनस डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे होंगे। छोटा सा एक टच देते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। एक तो मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हो सकते हैं, इनरिडीमेबल हो सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इनरिडीमेबल है
तो ये प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है तो ये प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी है। अब जब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाए, तो चूंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है तो इसकी डिविडेंड की पेमेंट के लिए, इसकी डिविडेंड के लिए हम रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश एंड बैंक या डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर रहे होंगे। लेकिन जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि लायबिलिटी है, इसके ऊपर डिविडेंड दिया जाए, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जा रहा है डिविडेंड, उसको नाम दिया जा रहा है डिविडेंड, लेकिन एक्चुअली ये इंटरेस्ट है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी। तो इसको हम, इसके ऊपर हम जो डिविडेंड दे रहे हैं वो एक्चुअली इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम रिटेन अर्निंग्स को डेबिट नहीं कर रहे होंगे, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक या डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर रहे होंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक या डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर रहे होंगे। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स की एक और कैटेगरी है क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इतनी डिटेल में आपको जानना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लेवल के ऊपर, मतलब अगले लेवल के ऊपर आप IAS 33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड में ये सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है सर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसका डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो वो क्यूमुलेट होता रहेगा, वो हर साल का एक्रू होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसका डिविडेंड अगर डिक्लेयर है तो पे होगा, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो पे नहीं होगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो उनको पे किया जाएगा, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है कि कंपनी उनका डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, उनको हर साल डिविडेंड की इंटाइटलमेंट होगी, हर साल उनका डिविडेंड एक्रू जरूर हो रहा होगा। फिर ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व्स के हवाले से, अगर हमारे पास एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर देते हैं। अगर उस रिवैल्यूड एसेट को बेच दें तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है सारा का सारा एक साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस से डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये कह देता है कि भाई हम 5% हर साल रिजर्व मेंटेन करते हैं, 5 साल 8% रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ले जाते हैं, किसी और रिजर्व में ले जाते हैं किसी भी परसेंटेज पे, तो उसको हम सिर्फ रिजर्व्स में मूव करवा रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ले जा रहा हूँ तो मैंने रिटेन अर्निंग डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व क्रेडिट कर दिया, तो ये सिर्फ रिजर्व्स की मूवमेंट हो रही है। अगेन ये सिर्फ एक बेस बनाई जा रही है ताकि आपको IAS 8 प्रॉपर्ली रिवाइज करवाया जा सके। IAS 8 के सवालों को आप टैकल कर रहे हो। आज की तारीख में आपका एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का आइसोलेशन में सवाल नहीं पूछेगा, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ IAS 8 के एडजस्टमेंट्स वगैरह भी आपको मिलाकर दे रहा होगा। एनीवे मैं उम्मीद करता हूँ कि IAS 8 के जो कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम IAS 8 को क्विकली कवर कर रहे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।